जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पार्थ एजुकेशन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। मैं डॉक्टर अमित पांडे आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। तो जैसा कि बच्चों आप सभी लोगों को पता है कि हम लोग आप लोगों के लिए 15 मिनट स्पेशल की वीडियोज चला रहे हैं, जिसमें आप लोगों को 15 मिनट के अंतर्गत कोई एक टॉपिक कवर कराया जाता है। तो आज का हम लोगों का टॉपिक है मलेरिया और गृह विज्ञान विषय में इससे बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो चलिए हम लोग बिना किसी देरी के मलेरिया टॉपिक का अध्ययन करना शुरू करते हैं। ठीक। और आप लोगों को पता है कि इस क्लास में लिखने का समय नहीं होता। ऐप पर हम लोग आप लोगों को बहुत विस्तार से लिख लिख करके पढ़ाते हैं, लेकिन यहां पर लिखने का समय नहीं होता, इसलिए पहले से सारी चीजें आप लोगों के लिए लिखी गई हैं। देखिए बच्चों, हुआ ऐसा था ना कि प्राचीन समय में, यानी आज से अगर 150 साल यानी 120 साल के करीब पहले चले जाएं, तो उस समय मलेरिया बहुत बड़ी महामारी हुआ करती थी। भाई, जिस घर में किसी को मलेरिया हो जाता था उस व्यक्ति के बचने की संभावना नहीं रह जाती थी। ठीक, इतनी बड़ी महामारी हुआ करती थी। जिस तरीके से प्लेग लाखों लोगों को मार देती थी, वैसे ही मलेरिया भी जिस जगह पे फैलता था हजारों लोगों को महामारी की तरह मार करके ही तभी रुकता था। तब बच्चों जानते हो क्या हुआ? उस समय एक व्यक्ति थे, एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था सर रोनाल्ड रॉस। ठीक, तो सर रोनाल्ड रॉस जी मलेरिया के ऊपर ही अध्ययन कर रहे थे। तो भैया इन्होंने अध्ययन करते हुए ये पता लगाया कि एक प्लाज्मोडियम होता है जिसका नाम है, मतलब एक प्रोटोजोआ होता है जिसका नाम है प्लाज्मोडियम। यही प्लाज्मोडियम यानी यही प्रोटोजोआ जब मानव के शरीर में प्रवेश करता है, तब भैया क्या होता है? तब मनुष्य मलेरिया रोग से ग्रसित हो जाता है। ठीक है। तो भैया इसी चीज के लिए जानते हो सर रोनाल्ड रॉस जी को नोबेल प्राइज मिला था, है ना, चिकित्सा के क्षेत्र का नोबेल पुरस्कार दिया गया था। तो इसी से आप समझ लीजिए कि उस समय के समय में, मतलब उस कालखंड में यह कितनी बड़ी खोज रही होगी। ठीक है बच्चों, तो ये चीज आप लोग ध्यान रखिएगा। देखिए, आप लोगों के एग्जाम में बच्चों एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि मलेरिया का जो प्लाज्मोडियम है, ठीक है, उसका प्राथमिक पोषक कौन है और द्वितीयक पोषक कौन है। ठीक, तो आप लोग सोचिए कि भाई आप लोगों को ये तो पता है कि मलेरिया फैलता किससे है। तो भैया मलेरिया फैलता है मादा एनाफिलीज मच्छर से। ठीक है, ये चीज आप लोग अच्छे से याद रखिएगा। ये चीज यहां लिखी नहीं है तो मैं यहां पे लिख देता हूं। तो भैया मादा एनाफिलीज मच्छर है, जब यह किसी व्यक्ति को काटती है तो उसे मलेरिया हो जाता है। लेकिन ये ध्यान रखिएगा कि यह आवश्यक नहीं है कि मादा एनाफिलीज मच्छर काटे तो मलेरिया हो ही जाए। अगर वह मादा एनाफिलीज मच्छर इस प्लाज्मोडियम से संक्रमित होगी और तब मनुष्य को काटेगी, केवल तभी मनुष्य को मलेरिया होगा। तो याद रखिएगा कि इस मच्छर का प्राथमिक पोषक कौन है? इस मच्छर का प्राथमिक पोषक है खुद ही मच्छर, यानी मादा एनाफिलीज मच्छर। देखिए, प्राथमिक पोषक उसे कहते हैं भाई जिसके अंदर लैंगिक क्रिया संपन्न होती है। मतलब जहां पे कोई कोई भी जीव अपने बच्चे देना शुरू करता है, यानी अपने बच्चों का जनन करना शुरू करता है। तो भैया बच्चों का जनन कहां पे होता है? तो भैया प्लाज्मोडियम नाम के प्रोटोजोआ के बच्चों का जनन यानी लैंगिक क्रिया मच्छर के भीतर संपन्न होती है। तो जिस भी जीव के अंदर लैंगिक क्रिया संपन्न होती है उसी जीव को माना जाता है कि वह उक्त रोग का या उक्त बैक्टीरिया का या उक्त प्लाज्मोडियम का या उक्त प्रोटोजोआ का या उक्त विषाणु का प्राथमिक पोषक है। तो भैया लैंगिक क्रिया किसके अंतर्गत संपन्न होती है? मच्छर के शरीर के अंदर संपन्न होती है। इसीलिए मच्छर क्या है? प्राथमिक पोषक है। और मनुष्य के अंदर कैसी क्रिया संपन्न होती है? अलैंगिक जनन की क्रिया संपन्न होती है। इसीलिए मनुष्य को द्वितीयक पोषक स्वीकार किया जाता है। भाई मैंने खुद ये प्रश्न देखा है जहां पे आप लोगों के समक्ष ये प्रश्न किया गया था, मतलब दो स्टेटमेंट दे दिए गए थे जिसमें लिखा था कि मादा एनाफिलीज मच्छर प्लाज्मोडियम का द्वितीयक पोषक है, और दूसरा स्टेटमेंट दिया गया था मनुष्य प्लाज्मोडियम का प्राथमिक पोषक है। और ये दोनों ही स्टेटमेंट गलत थे, लेकिन उसके बाद भी बच्चों ने दोनों को सही मान करके, सही टिक करके इसमें फंस गए थे। तो आपका आयोग इसी तरीके से आप लोगों को फंसाता है, तो इसलिए इस चीज को ध्यान रखिएगा। ठीक है बच्चों, तो अच्छे से याद रखिएगा प्राथमिक पोषक मच्छर है क्योंकि उसके अंदर प्लाज्मोडियम की लैंगिक क्रिया संपन्न होती है। और द्वितीयक पोषक कौन है? मनुष्य है, क्योंकि मनुष्य के अंदर भी क्रिया संपन्न होती है लेकिन अलैंगिक जनन की क्रिया संपन्न होती है, यहां पे लैंगिक क्रिया संपन्न नहीं होती है। ठीक है बच्चों, तो इस चीज को आप लोग अच्छे से ध्यान रखिएगा। अब देखिए कि मलेरिया का परजीवी जो है
यानी प्लाज्मोडियम जो है वो क्या काम करता है। जैसे ही भैया प्लाज्मोडियम मनुष्य के शरीर में पहुंचता है, वो जानते हो कहां जाता है, वो जाता है स्प्लिन के पास। ठीक है, किसके पास जाता है, स्प्लिन के पास। आप लोगों को भैया मैं अपनी क्लासेस में जो यूट्यूब पर हुआ करती थी उसमें ये चीज अच्छे से पढ़ा चुका हूं कि स्प्लिन में रेड ब्लड सेल्स मरती भी हैं और स्प्लिन में रेड ब्लड सेल्स बनती भी हैं। इसके अलावा बोन मैरो के अंदर भी रेड ब्लड सेल्स का निर्माण होता है। तो जानते हो यह प्रोटोजोआ यानी यह जो प्लाज्मोडियम है यह सीधे स्प्लिन के ऊपर जाकर के बैठ जाता है और वहां से जो भी आरबीसी निकलती है उसके अंदर घुस जाता है, उसके अंदर प्रवेश कर जाता है। ठीक, और जैसे ही रेड ब्लड सेल के अंदर यह प्रवेश करता है, यह द्विगुणन शुरू करता है यानी अलैंगिक जनन की प्रक्रिया शुरू कर देता है, मतलब अपने को विभाजित करना शुरू कर देता है। अब आप खुद सोच करके देखो, रेड ब्लड सेल एक गुब्बारा है, उस गुब्बारे के अंदर आप फूंक मार रहे हो और जो हवा आप भर रहे हो वो प्लाज्मोडियम है। तो भैया प्लाज्मोडियम हर सेकंड अपने को बढ़ाता जा रहा है। तो भैया एक समय तो आएगा ना जब आरबीसी नाम का वह गुब्बारा बुप से फूट जाएगा, तो भैया आरबीसी फटने लगती है और जैसे ही आरबीसी फटती है वैसे ही मस्तिष्क के पास संकेत जाता है कि कुछ तो बहुत गड़बड़ चीज चली आई है शरीर में जिससे आरबीसी फट रही है। और भैया जानते हो जैसे ही आरबीसी फटती है मस्तिष्क शरीर को यह संकेत भेजता है कि भैया जल्दी से बुखार लेकर के आओ, तापमान में वृद्धि करो, क्योंकि मस्तिष्क क्या मानता है, मस्तिष्क यह मानता है कि भाई 37 डिग्री सेल्सियस के तापमान पर यह प्लाज्मोडियम जो है आराम से काम कर रहा है। अगर मैं शरीर का तापमान कुछ बढ़ा दूंगा तो यह उस तापमान पे ठीक से काम नहीं कर पाएगा। लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं है। जब शरीर का तापमान थोड़ा सा बढ़ता है तब वह प्लाज्मोडियम काम करना थोड़ा कम कर देता है और शरीर को अच्छा महसूस होने लगता है, इसलिए मनुष्य का बुखार उतरने लगता है। तो भैया हर 6 घंटे पे मनुष्य को बुखार चढ़ता है और हर 6 घंटे पे मनुष्य का बुखार उतरता है। ये लक्षण किसका है, ये लक्षण है मलेरिया का। लेकिन आज के समय में आप लोगों ने देखा होगा कि यह लक्षण वायरल फीवर का भी हो गया है। तो आज के समय में डॉक्टरों के लिए यह पहचानना बहुत मुश्किल हो गया है कि इस समय मलेरिया किसी व्यक्ति को है या इस समय किसी व्यक्ति को वायरल फीवर है। ठीक है, तो वायरल फीवर और मलेरिया के लक्षण आजकल मिलने जुलने लगे हैं। मैंने एक डॉक्टर से पूछा था तो उन्होंने बताया था कि अगर किसी एरिया में वायरल फीवर के रोगी ज्यादा हैं तो भाई ऐसा मान करके हम लोग चलते हैं कि इसको वायरल फीवर ही हुआ होगा। अगर किसी एरिया में मलेरिया के रोगी ज्यादा हैं तो हम लोग ऐसा मान करके चलते हैं कि इस व्यक्ति को मलेरिया हुआ होगा और तब हम लोग उसको मलेरिया का परीक्षण लिख देते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये चीज आप लोगों को ध्यान रखनी है। तो भैया ये कहां पे जाकर के बैठता है, ये स्प्लिन पे जाकर के बैठता है। तो इसका मतलब है ये अपना प्रभाव कहां पे दिखाएगा, स्प्लिन यानी प्लीहा के ऊपर दिखाएगा और रेड ब्लड सेल्स के ऊपर दिखाएगा। अब देखिए प्लाज्मोडियम नाम का परजीवी जो मलेरिया फैलाता है उस मलेरिया के 2 प्रकार होते हैं और वो 2 प्रकार कैसे निर्धारित होते हैं, वो 2 प्रकार निर्धारित होते हैं प्लाज्मोडियम के प्रकारों से। तो प्लाज्मोडियम 2 प्रकार के हैं, एक है प्लाज्मोडियम वाइवैक्स और दूसरा है प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम। भारत में यही दोनों प्लाज्मोडियम के प्रकार पाए जाते हैं, इनके अलावा भारत में कोई अन्य प्लाज्मोडियम का प्रकार नहीं पाया जाता। भैया यूपीएससी ने भी एक क्वेश्चन इसके ऊपर इस तरीके से पूछा था और भैया होम साइंस में तो 50 बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि भारत में सर्वाधिक मरीज प्लाज्मोडियम वाइवैक्स से ग्रसित हैं, प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम से गठित हैं या भाई 2-3 और प्लाज्मोडियम के नाम दे दिए थे उनसे ग्रसित हैं। तो बच्चों आपको पता होना चाहिए कि भारत में प्लाज्मोडियम वाइवैक्स से ग्रसित रोगियों की संख्या 60 से 65% होती है, जबकि प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम से ग्रसित लोगों की संख्या मात्र 30 से 35% होती है। और प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम ज्यादा खतरनाक होता है प्लाज्मोडियम वाइवैक्स की तुलना में। ठीक है, तो ये चीज भी याद रखिएगा कि प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम अधिक खतरनाक होता है। ठीक है बच्चों, तो इतनी चीजें आप लोग ध्यान रखिएगा। इसका मतलब है कि प्लाज्मोडियम वाइवैक्स से ग्रसित रोगियों की संख्या भारत में अधिक है। ठीक है बच्चों, फिर अब देखिए, अब आप लोगों के एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि भैया इसके निदान के उपाय क्या है, मतलब इसका इलाज कैसे किया जा सकता है। तो भाई आप लोगों ने सुना होगा कि जब कोरोना का समय आया था तब भारत ने अमेरिका को हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन नाम की एक दवा देने से कुछ समय के लिए मना कर दिया था। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप जी ने जब अनुरोध किया था, क्योंकि उस समय डोनाल्ड ट्रंप ही अमेरिका के राष्ट्रपति थे, तो भारत ने फिर से हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन की सप्लाई शुरू कर दी थी। तो हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन की दवाई में क्या था, तो जानते हो हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन की दवाई में थी कुनैन नाम की दवा। ये कुनैन दवा है ना, यही हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन में मिलाई जाती है। और ये कुनैन दवा कहां से बनती है, ये बनती है सिंकोना वृक्ष की छाल से। ठीक है, तो आप लोग याद रखिएगा, आपके एग्जाम में यह दोनों चीजें पूछी जा सकती हैं कि भैया मलेरिया की दवा किस वृक्ष की छाल से बनाई जाती है। तो भैया बनाई जाती है सिंकोना वृक्ष की छाल से। और सिंकोना वृक्ष की छाल से जिस दवा का निर्माण किया जाता है उसका नाम क्या है, उसका नाम है कुनैन। तो ये दोनों चीजें भी आप लोगों को ध्यान रखनी है। और ये दवा मलेरिया रोधी होती है, प्लाज्मोडियम को खत्म कर देती है, इसलिए इसी दवा का उपयोग मलेरिया में
किया जाता है। ठीक है बच्चों, तो यह दवा या तो ओरल माध्यम से दी जाती है, टैबलेट के माध्यम से, या तो इंजेक्शन भोग करके सीधे आप लोगों को लगा दी जाती है, शरीर में इंजेक्ट कर दी जाती है। ठीक है बच्चों, इसके अलावा आप लोगों के एग्जाम में यह भी पूछा जाता है, मतलब कभी कभार ये प्रश्न भी पूछा जाता है कि मलेरिया से बचाव के उपाय क्या है ना। तो देखिए, मच्छर से बचाव के जो भी उपाय हैं वही मलेरिया से बचाव के उपाय हैं, अर्थात मच्छरदानी में सोइए, अपने घर के आसपास नीम के पेड़ लगाइए। ठीक है, इसके अलावा भाई आप लोगों को ऑल आउट और वो मच्छर अगरबत्ती इन सब का भी प्रयोग करने की सलाह दी जाती है। हालांकि मैं ऐसा मानता हूं कि मच्छर अगरबत्ती और ऑल आउट का प्रयोग करना आपके स्वास्थ्य के लिए ठीक नहीं होता, और अगर कोई शिशु आपके घर में है तो भैया इसका प्रयोग बिल्कुल नहीं करना चाहिए, क्योंकि शिशुओं के स्वास्थ्य के लिए यह बिल्कुल ठीक नहीं होता। ठीक है, क्योंकि हम लोग तो सह सकते हैं, हम बड़े हैं, लेकिन शिशु लोग, छोटे बच्चे इसको सहन नहीं कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो इन सारी चीजों का आपको ध्यान रखना चाहिए। इसके अलावा आपके घर में कहीं पर भी ठहरा हुआ पानी हो तो भैया ठहरे हुए पानी को निरंतर साफ करते रहना चाहिए। कूलर वगैरह में जो रुका हुआ पानी होता है उसमें मादा एनाफ्लीज अपने अंडे देती है, जिससे बच्चे बाहर आते हैं और भैया वही बच्चे निकल निकल करके आप लोगों को काटते हैं और मलेरिया को फैलाते हैं। ठीक है, तो इन सब चीजों की, रुके हुई चीजों की सफाई निरंतर करती रहनी चाहिए। इसके अलावा फॉगिंग वगैरह का भी इस्तेमाल करना चाहिए ताकि मच्छर ना पनप सके। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से आप लोग मच्छरों को कंट्रोल कर सकते हैं, और मच्छरों को कंट्रोल करने के बाद आप लोग मलेरिया से बच सकते हैं। आप लोगों के एग्जाम में, चूंकि देखिए आप लोगों ने ये देख लिया ना कि मलेरिया कितना बड़ा रोग है, इसके तो हम लोग आज के समय में सुनते भी नहीं है, लेकिन पहले के समय में इतने लोग इससे मर जाते थे, और आज के समय में भी इतने क्वेश्चन इससे बनते हैं ना कि उसकी कोई सीमा नहीं है। क्योंकि जानते हो, जो विषुवत रेखा के समीप की जगहें हैं, ठीक है, वहां पे आज भी मलेरिया बहुत ज्यादा पाया जाता है, जैसे कांगो, गणराज्य, ब्राजील वगैरह, इन सब देशों में मलेरिया बहुत ज्यादा फैलता है। ठीक, तो भैया इसलिए मलेरिया के ऊपर हमेशा क्वेश्चन बनते रहते हैं, और इसी कारण से विश्व मलेरिया दिवस भी मनाया जाता है। और 75,000 बार आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है कि विश्व मलेरिया दिवस किस दिन मनाया जाता है। तो आप लोग याद रखिएगा कि विश्व मलेरिया दिवस मनाया जाता है 25 अप्रैल को। ठीक है बच्चों, तो ये हो गई मलेरिया के बारे में पूरी जानकारी। आप लोगों को क्लास कैसी लगी और आप लोगों को ये सेशन पसंद आया कि नहीं, प्लीज इसके बारे में आप लोग कमेंट में जरूर मेंशन कीजिएगा। ठीक है, कोई सुझाव आप लोगों को देना हो तो भाई वह भी कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन कीजिएगा। ठीक, और एक विनती आप लोगों से और है कि बच्चों आप लोग इस क्लास को लाइक जरूर से कर दीजिएगा, बस इतनी ही मैं आप लोगों से विनती करता हूं। ठीक है बच्चों, तो अपना ख्याल रखिएगा, मिलेंगे आप लोगों से अगली वन शॉट की कक्षा में। जय हिंद बच्चों, बाय बाय, शुभ रात्रि।